हेलो दोस्तों, बुक बूस्टर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिव। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स की, गैलेक्सीज की, अपने सोलर सिस्टम की, अर्थ की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, अस्तित्वमान पदार्थ जो एग्जिस्ट करता है, पदार्थ एवं ऊर्जा, एनर्जी के सम्मिलित असीमित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अनलिमिटेड रूप को, इसका कोई लिमिट नहीं है। अभी अभी जो हमने ब्रह्मांड देखा है वो हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स है। मतलब कि ऑब्जर्वर यूनिवर्स ये इतना है कि जितना हमें पता है, और यूनिवर्स और कितना बड़ा है अभी हम पता ही नहीं है। ये तो ये उसके बाद आजकल तो मल्टीवर्स की संकल्पना आ गई है कि यूनिवर्स एक नहीं है, बहुत सारा ब्रह्मांड है। ठीक है। तो एक अस्तित्वमान पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित असीमित रूप को कहते हैं ब्रह्मांड। इसमें सूक्ष्म अणु से लेकर सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सी, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, ये सब शामिल है। मतलब छोटा से छोटा अणु और बड़ा से बड़ा प्लेनेट, गैलेक्सी, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, सब ये सब किस में आते हैं? ब्रह्मांड में। यानी ब्रह्मांड क्या है? एक कलेक्शन है, एक संग्रह है सभी चीजों का जो स्पेस में मौजूद है। आप स्पेस में जो भी चीज देखेंगे वो सब क्या है? ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आता है। ठीक। तो ब्रह्मांड एक असीमित स्वरूप है, उसका अभी कोई और छोर कुछ भी पता नहीं है। अगर मानिए यूनिवर्स, अगर हम लाइट की स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अगर हम उस स्पीड से भी चलते हैं तो एक यूनिवर्स के एक छोर से, यानी एक यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में हमें कितना टाइम लगेगा पता है? अरबों साल लग जाएंगे। हम अगर लाइट की स्पीड से चले तो सोच सकते हैं कितना बड़ा यूनिवर्स हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, कॉस्मोलॉजी एक वर्ड आता है, मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ये बना है किससे? कोस्मोस और लोगोस। कोस्मोस मतलब होता है यूनिवर्स, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। मतलब यूनिवर्स के स्टडी को कोस्मोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए, मानिए कि ब्रह्मांड ये है, इतना बड़ा जो है ये हमारा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के अंदर क्या आ जाएगा? तो आपका गैलेक्सी आ जाएगा। अब गैलेक्सी के अंदर क्या है? हमारा एक सौर मंडल है। सौर मंडल के हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो समझ सकते हैं आप पृथ्वी कितनी छोटी है। एक यूनिवर्स को अगर आप रेगिस्तान मान लीजिए तो पृथ्वी एक धूल के कण के बराबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम एक यूनिवर्स में एक धूल के बराबर है। ठीक है। अब इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है। एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। तब गैलेक्सी के बारे में जानते हैं, यूनिवर्स के बारे में हमने जान लिया, अब गैलेक्सी के बारे में जानते हैं। अब देखिए गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी अरबों तारों तथा धूल और गैस के बादलों से निर्मित एक विशाल संरचना है जिससे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। मतलब एक ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी, यानी बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाई? एक ब्रह्मांड की संरचना की। अब अर्थ है एक छोटा सा सेलेस्टियल बॉडी है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स और भी छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज मिलके क्या बना दिया? सोलर सिस्टम बना दिया हमारा। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या गैलेक्सी बनाते हैं। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बना दिया? यूनिवर्स बना दिया। उसी तरह अगर रिवर्स आते हैं तो यूनिवर्स के अंदर कौन सा है? गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज के अंदर क्या है? सोलर सिस्टम्स है। सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, ये सब आ जाते हैं। तो गैलेक्सी क्या हो गया? तारों, अरबों तारों, गैस और धूल और गैस के बादलों से निर्मित एक विशाल संरचना है, एक ह्यूज सिस्टम है, जिससे मिलकर क्या बना है? ब्रह्मांड बना है। अब ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या अगर देखें, यानी गैलेक्सीज की संख्या देखें, तो 10⁻11। ये एक ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सीज हो सकती है। और एक गैलेक्सी में अगर तारों को गिनने जाए तो कितना हो जाएगा? 10⁻11। एक गैलेक्सी में 10⁻11 तारे होते हैं, और एक ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सीज होती है। तो टोटल एक ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितनी हो सकती है? 10⁻22। ये आप याद रखिएगा। ठीक। अब देखिए गैलेक्सीज की बात करते हैं तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। मिल्की वे आप याद रखिएगा, ये मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। ठीक। देखिए आकाशगंगा इसको क्यों बोला जाता था? प्राचीन काल में क्या होता था ना कि ऊपर जब लोग देखते थे तो उनको तारों का एक विशाल समूह मूव करते हुए दिखता था रात में। तो उनको लगता था कि आकाश में भी एक गंगा बह रही है।
तो इसलिए उसका नाम उन तारों के समूह को एक समझा जाता है कि वो भी गंगा नदी की तरह प्रवाहित हो रही है, एक नदी बह रही है आकाश में। तो गंगा सबसे पवित्र नदी थी, तो इसलिए उस गैलेक्सी का नाम क्या रख दिया गया, आकाश गंगा। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम याद रखना है मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है, यानी जिस अर्थ अर्थ जिस सोलर सिस्टम में, वो सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है, तो वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। इसका आकार कैसा है, स्पाइरल है, सर्पिला है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे होगी, और हमारे नजदीक की सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी हो जाती है, उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा, हिंदी में बोलते हैं देवयानी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी सबसे पड़ोस की नजदीकी गैलेक्सी है। और न्यूएस्ट गैलेक्सी जो अभी ज्ञात हुई है उसका नाम क्या है, ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक। प्राचीन समय में यह माना जाता था आकाश में प्रकाश की एक नदी बह रही है जिसको आकाशगंगा कहते थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, अभी बहुत सारे सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, लेकिन अभी भी जो सर्वमान्य सबसे अधिक अभी मान्य है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने। इनका कहना था कि पहले एक बिंदु में बहुत, मतलब यूनिवर्स कुछ नहीं था, एक बिंदु में था, एक पॉइंट था, यूनिवर्स कुछ नहीं था, एक पॉइंट था। इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी, इतना ज्यादा प्रेशर था कि एक टाइम इसमें विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया, उसके बाद ये फैलता चला गया और सारे बॉडीज बनते चले गए। तो उनका अभी ये सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और थ्योरी निकल कर आए सामने जो कि इससे भी अधिक माने, तो ये थ्योरी कैंसिल हो जाएगी, हमें नई थ्योरी देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये सब अनसुलझे रहस्य हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको सुलझाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, तो आगे कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। मतलब हम जो स्पेस में जो भी बॉडीज देखते हैं, जो भी चीज हमें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंड। ऊपर आप रात में अगर आकाश की ओर देखें तो आपको क्या दिखते हैं, बहुत सारे तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है ना। सूर्य भी एक तारा है, ये आपको पता होना चाहिए, सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी पिंड जो कि रात के समय आसमान में चमकते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो आसमान में जो भी, स्पेस में जो भी आपको पिंड दिखते हैं वो क्या है, खगोलीय पिंड है। अब खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया तारा, एक हो गया ग्रह। अब देखिए तारा, जैसे सूर्य भी एक तारा है, ग्रह की बात करें तो कौन है, पृथ्वी भी ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये सभी ग्रह है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो अपनी उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तारा। यानी सूर्य के पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश है। सूर्य के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हीलियम। इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उष्मा एनर्जी उत्सर्जित होता है इससे। तो ये सूर्य के प्रकाश से और सभी तारे और सभी ग्रह क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। इनके पास जैसे ग्रह जो भी है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के पास कोई अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, ग्रह हो गए। ग्रह जिनकी अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता, ये तारों की उष्मा से प्रकाशित होते हैं, तो ये सारे ग्रह में आ जाते हैं। अब देखिए तारा, तारा वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तारा कहलाते हैं। तारा का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। सूर्य का पता ही है आपका, बहुत बड़ा है, गर्म होता है जैसे सूर्य। ग्रह क्या है, वे खगोलीय पिंड जिसमें अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी। अब ग्रह शब्द यानी प्लेनेट शब्द बना है किससे, प्लेनेटाई से। ये ग्रीक शब्द है प्लेनेटाई, इसी से प्लेनेट बना है। इसका अर्थ ही होता है वंडरस, परिभ्रामक, मतलब घूमने वाला, घूमते रहना। तो जो भी हमारे ग्रह हैं वो क्या होते हैं, एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। अब एक वर्ड है राशि, ये देख लीजिए। तारों का एक विशेष समूह है, इसकी संख्या कितनी है, 12। ये याद रखिएगा, 12 राशियां होती है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूह के बीच से नजर आता है, इन्हें हम राशि कहते हैं। ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सभी क्या है, राशियां। टोटल कितने हैं, 12। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नोट में याद रखिएगा। अब है नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टलेशन। नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विशिष्ट आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। सप्तऋषि आपने देखा होगा, जो कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन जैसा होता है ना।
वो सप्तऋषि है। तो क्या होता है, विशेष आकृतियां बनाती है, तारों का विभिन्न समूह मिलकर क्या बनाती है, विशेष आकृतियां बनाती है। इसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। अभी तक टोटल कितने नक्षत्र मंडल की पहचान हो चुकी है, 88। उसमें से कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। अर्सा मेजर, जिसको बिग बियर बोलते हैं, सप्तऋषि इसी का एक भाग है। जो सप्तऋषि की हम बात करते हैं, सप्तऋषि अर्सा मेजर का एक भाग है, बिग बियर का। एक है अर्सा माइनर, लिटिल बियर, ध्रुमतस इसका भाग है, लिटिल बियर का। और एक है ओरियन यानी हंटर, मृग इसका भाग है। अब सप्तऋषि जरूर याद रखिएगा, अर्सा मेजर का पार्ट है। नक्षत्र मंडल तारों का विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई एक विशेष आकृतियां है। अब ध्रुव तारा, ध्रुव तारा के बारे में भी आप जानते होंगे, उत्तर दिशा में हमेशा दिखाई देता है ये ध्रुव तारा, जिसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जब हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के तारों को यदि काल्पनिक रेखा से जोड़ दिया जाए तो आगे की ओर या ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगी। सप्तऋषि क्या था, एक कॉन्स्टलेशन है ना, अर्सा मेजर का एक पार्ट था ये। अगर सप्तऋषि के तारों को काल्पनिक रेखा से जोड़ रहे हैं तो ये आगे की ओर किसके तरफ इंगित करेगी, ध्रुव तारे की ओर। अब आइए सौर मंडल में चलते हैं। अब अपना सौर मंडल स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम। सोल, सोल मतलब होता है रोमन देवता सूर्य। सौर मतलब सूर्य से संबंधित, सौर, सौर मंडल, सोलर सिस्टम यानी सूर्य से संबंधित मंडल। अब देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, सूर्य आता है, 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो कौन कौन है, सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु। ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। अब देखिए यहां पे सूर्य है ना, तो हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। हमारे सौर मंडल का मुखिया है सूर्य। सूर्य क्या है, सौर मंडल के केंद्र में है और अन्य खगोलीय पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, जिसको इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब देखिए जैसे मरकरी है ना, तो मरकरी सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है। उसी तरह शुक्र भी ऐसे चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी तरह और सारे ग्रह जो भी हैं चारों ओर इसके चक्कर लगाता रहता है। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, बुध है। ये 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है ना, सबसे कम दिनों में करता है ये। और सबसे ज्यादा दिनों में कौन करता है, नेपच्यून। नेपच्यून करता है 164 साल लगते हैं इसको एक बार सूर्य का चक्कर काटने में। ठीक है, तो सूर्य से सबसे नजदीक पहला ग्रह कौन सा है, बुध। उसके बाद कौन सा है, शुक्र यानी वीनस। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। देखिए अगर बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और पृथ्वी से नजदीकी ग्रह का बात करें, पृथ्वी से नजदीक सबसे कौन सा ग्रह है, तो आपको दिखाई देगा या तो वीनस हो सकता है या तो मार्स हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वीनस जो है ये पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, इसलिए तो इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं। ठीक है, आकार आकृति में क्या है, ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन। ठीक है, सुबह का तारा, शाम का तारा भी बोलते हैं इसको। अब देखिए सबसे बड़ा ग्रह का बात करें तो कौन होगा, बृहस्पति। सेकंड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, है ना। अब देखिए एक चीज और आपको दिख रहा होगा, यहां छोटे 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 पिंड दिख रहे होंगे। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच एक बेल्ट मिलता है, इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्षुद्र ग्रह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और नेपच्यून 8वां प्लेनेट है, सबसे दूर का प्लेनेट है ये। इसको 164 साल लग जाते हैं एक परिक्रमा करने में। इसके बाद का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। ठीक है, कुइपर बेल्ट। अब एक एक करके देखते हैं, सबके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अब आइए सूर्य के बारे में सबसे पहले देखते हैं, द सन। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। हमारा सौर मंडल, उसके केंद्र में सूर्य है। और अगर गैलेक्सी की बात करें, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, तो सूर्य जो है उस गैलेक्सी के केंद्र में नहीं है, उस गैलेक्सी के छोर पे स्थित है ये भी क्या करता है, उस गैलेक्सी का चक्कर काटता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है, गर्म गैसों से निर्मित है ना, हाइड्रोजन और हीलियम से। बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है ये, सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का चरम स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारे सौर मंडल का।
सबको इसी से एनर्जी मिलती है, इसी की ऊर्जा कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य से ही जो प्रकाश प्राप्त होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, इसी के कारण हम क्या यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि सूर्य भी एक तारा है, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग में। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड मान के चलिए, ठीक है। प्रकाश का वेग आपको पता ही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अब पृथ्वी का सेकंड निकट तारा, पहला निकट सबसे निकटतम तारा कौन सा हो गया? सूर्य। तो दूसरा निकटतम तारा की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी या सेंटोरी बोलिए। इसका प्रकाश जो है पृथ्वी पर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इसको 4 साल लग जाता है। समझ सकते हैं कितनी दूरी पर हो सकता है। सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तो 8 मिनट लगता है लगभग, और ये सोचिए 4 साल लग जाता है इसको प्रकाश पहुंचने पृथ्वी पर, तो कितना दूर हो सकता है ये अंदाजा लगा सकते हैं। सूर्य की सतह पर जो आग की लपटें उठती है उसको क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला। ठीक। अब ग्रह के बारे में देखते हैं। हमारे ग्रह जो सौरमंडल में है कितने हैं? 8 हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार से आपको पता ही है, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तीसरे नंबर की पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आकार के अनुसार अगर देखें, आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति है। उसके बाद कौन सा है? शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। पृथ्वी के में है 5वां। उसके बाद शुक्र, मंगल, फिर बुध। बुध क्या है? सबसे छोटा है। अब ऑर्बिट यानी कक्षा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य बीच में है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कैसे है? दीर्घ वृत्ताकार पथ है, इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं इसको। दीर्घ वृत्ताकार, ये याद रखना है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। गोल सर्कल में नहीं लगाते कि जैसे पूरा गोल है, गोल नहीं है, वो दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखता होगा, है ना, दीर्घ वृत्ताकार। अब देखिए ग्रहों का थोड़ा वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ग्रह को, जो हमारे सौरमंडल में जो भी 8 ग्रह हैं, इनको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को बोल सकते हैं स्थलीय ग्रह या आंतरिक ग्रह, एक को बोल सकते हैं गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह। ठीक है। आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लेनेट, स्थलीय ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल। ये अधिकतर मतलब ये सारे ग्रह क्या है? चट्टान से बने हैं और इनर भाग में। और ये क्या है? गैसियस प्लेनेट है जो इधर है, जिसको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। वो आउटर प्लैनेट्स, वो सभी लगभग गैस के बने होते हैं। इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, इसको रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। स्थलीय ग्रह को स्थलीय ग्रह, आंतरिक ग्रह और रॉकी प्लैनेट्स, ये सभी एक हो गए। गैसीय ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, ये सभी एक भाग हो गए। तो स्थलीय ग्रह बोले या आंतरिक ग्रह बोले या रॉकी प्लैनेट्स बोले, तो इसमें कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों इधर हो गए। और उसके बाद जो गैसीय ग्रह है, जो कि आउटर प्लैनेट्स हैं, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है? सूर्य से निकट है, छोटा और पथरीला, रॉकी है यानी चट्टानों से बने हुए हैं। प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा की संख्या कम है इसके पास, और ग्रह के चारों ओर छल्ले नहीं होते। अब इधर आके देखते हैं तो हमें क्या होता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या? सूर्य से दूर है, विशाल और गैसीय है। प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। डेंसिटी भी मतलब इसकी कम होती है, ठीक है, क्योंकि गैस के बने हैं तो डेंसिटी ऑटोमेटिक कम होगी। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले उपस्थित होते हैं। शनि के ओर जो 7 छल्ले दिखते हैं, ये ज्यादा दिखते हैं क्योंकि ये विजिबल है। बृहस्पति के पास भी छल्ले, लेकिन वो दिखते नहीं है। ठीक है। शनि के बारे में आपको पता ही होगा कि ये इतना हल्का है, यानी कि इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर इसको पानी के ऊपर रखे तो ये पानी में डूबेगा भी नहीं, पानी पे तैरेगा, है ना। और सभी ग्रह को अभी देखेंगे हम एक एक करके। आंतरिक तथा बाह्य ग्रह, यानी आंतरिक ग्रह कहां खत्म होता है? मंगल के पास। और बाह्य ग्रह कहां शुरू होता है? बृहस्पति के पास। इन दोनों के बीच क्या होता है? क्षुद्र ग्रह का बेल्ट मिलता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलते हैं। क्या यही एक दूसरे को अलग करते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करते हैं। नेपच्यून के बाद का क्षेत्र को हम जानते हैं क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। अब एक एक ग्रह को देखते हैं अलग अलग से सबके बारे में। अब जैसे बुध है, मरकरी, इसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं। तो ये क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है इसके पास। हमारे पृथ्वी के पास कौन सा सैटेलाइट है? एक है ना प्राकृतिक उपग्रह, कौन सा है? चंद्रमा है। और सभी जो सैटेलाइट जो छोड़े गए हैं, एडुसेट वगैरह, जो आ, हमारे संचार क्षेत्र में काम आते हैं, वो सब क्या है? वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक ही है, वो कौन सा है? चंद्रमा। तो बुध के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। सूर्य का चक्कर लगाने में इसको सबसे कम टाइम लगता है क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, तो 88 दिन में एक चक्कर या काट लेता है सूर्य का।
नेक्स्ट है वीनस, शुक्र ग्रह। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के सबसे निकट है, चमकीला ग्रह है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, इसको सुबह का तारा, शाम का तारा भी बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह है, क्यों है? क्योंकि आकृति और आकृति समान है। इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं, अर्थ ट्विन बोलते हैं। यह एक मोटे बादल के परत से गिरा है, इसलिए इसको वेल्ड प्लेनेट बोलते हैं। ऐसा लगता है क्या है, घूंघट ओढ़े हुए, मतलब अनक्लियर क्लाइमेट है इसका, तो वेल मतलब घूंघट, घूंघट ओढ़े हुए दिखता है, ये बादल के एक मोटे परत से घिरा हुआ है। और क्या है, शुक्र और यूरेनस अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करते हैं, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाद बाकी सारे ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सिर्फ दो ही ग्रह ऐसे हैं, जो कि शुक्र है और एक यूरेनस है। आगे चल के देखेंगे उसको भी, यूरेनस को भी। तो शुक्र और यूरेनस क्या करता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ये सबसे गर्म ग्रह भी है, कौन सा, शुक्र। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 बहुत बड़ी मात्रा में है। और जैसे हमारी पृथ्वी पर बारिश होती है ना, यहाँ पे अगर बारिश होगी तो कैसे हो, सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है यहाँ पे, है ना। हमारी पृथ्वी पर पानी H2O गिरता है ना, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। CO2, CO2 इसके वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। जबकि मरकरी सूर्य के नजदीक है, मरकरी सबसे नजदीक है ना सूर्य के, बुध सबसे सूर्य के नजदीक है, उसको ज्यादा गर्म होना चाहिए नहीं। क्योंकि CO2 क्या होता है, गर्मी को कैप्चर करता है। तो CO2 की अधिकता के कारण ही ये सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए बुध, शुक्र, ये सब, तो आपको बुध नहीं मारना है, शुक्र मारना है। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट शुक्र है। अब आते हैं पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी सूर्य के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूरी के हिसाब से। आकार में पांचवा। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा, चार आंतरिक ग्रह है ना, ये कौन कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। आकार, ये ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है, यहां ऊपर, यहां ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक बात आप याद रखिएगा, मैप पर हमेशा अगर आप देखें तो नॉर्थ किधर होता है, ऊपर होता है, ठीक है, नॉर्थ। उसके बाद इधर होता है आपका साउथ, इधर होता है ईस्ट, और इधर हो जाता है आपका वेस्ट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो नॉर्थ पोल कहां है, इधर है, साउथ पोल इधर है, ठीक है। तो ध्रुवों के पास थोड़ी क्या है, चपटी है। तो इसका आकार क्या होगा, जियोइड, इसको बोलेंगे जियोइड। यानी पृथ्वी का आकार क्या है, भूआब। भूआब मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान। यानी पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी के ही समान है, इसके जैसा कोई और दूसरा आकार नहीं है। तो भूआब इसका आकार है, ठीक। अब देखिए, हमारे पृथ्वी को क्या कहा जाता है, यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यूनिक प्लेनेट, क्योंकि जीवन सिर्फ यहीं पे है, सौर मंडल में अभी तक जो हमें ज्ञात है। ऐसे तो बोला जाता है कि एलियंस होते हैं, हो सकता है दूसरे ग्रह पे भी जीवन हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी तो खोज ही चल रही है। तो लेकिन अभी तक जो हमें ज्ञात है, तो उसके हिसाब से जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ये ना तो अधिक गर्म है, ना अधिक ठंडी है, यहाँ पानी है, वायु है, सब कुछ उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। इसलिए इसको एक अद्भुत ग्रह बोला जाता है, एक यूनिक प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि मंगल पे भी पानी हुआ करता था, उसके प्रमाण भी मिले। चंद्रमा पे भी पानी के प्रमाण मिले हैं अभी, हमारे चंद्रयान 1 ने ढूंढा था उसको, ठीक है। तो हो सकता है वहां जीवन हो, नहीं भी हो, अभी तक तो खोज हुआ नहीं है जीवन था या नहीं था। लेकिन पृथ्वी पर क्या है, जीवन है, इसलिए इसको क्या, अद्भुत ग्रह या यूनिक प्लैनेट बोला जाता है। और दूसरी बात, पृथ्वी की 2/3 सतह क्या है, पानी से ढकी हुई है। दिख रहा होगा आपको मैप में भी, ये मैप में दिख रहा है कि पानी से 2/3 सतह ढकी हुई है। 71% के अप्रोक्स पानी है, और 29% जो अर्थ है उस पे भूभाग है। तो जलीय भाग अधिक होने के कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है तो उसका परावर्तन क्या होता है, अधिक हो जाता है। समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो अतः अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है, तो नीली नजर आती है, ठीक है। तो पृथ्वी इसलिए नीले कलर की दिखती है। क्यों, क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढका हुआ, और पानी से ढका होने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। और प्रकाश का परावर्तन में भी उस प्रकाश में सबसे ज्यादा नीला रंग का परावर्तन हो जाता है, तो अंतरिक्ष से ये नीली नजर आती है। अब पृथ्वी एक चक्कर, जो सूर्य का एक चक्कर लगाता है, कितने टाइम में लगाता है, एक वर्ष में लगाता है। एक वर्ष में कितने दिन, 365 दिन।
365.26 दिन, इसको याद रखिएगा, क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर आता है। इसी के कारण ये जो 0.26 दिख रहा है ना, इसी ये ऐड हो जाता है 4 साल में, एक दिन बढ़ जाता है। घूर्णन की अवधि मतलब अपने अक्ष पर पृथ्वी क्या होता है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये अपने अक्ष पर क्या होता है, ये घूमती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और परिक्रमण अवधि के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है, जाड़ा गर्मी बरसात ये सब आता है। घूर्णन अवधि के कारण क्या होता है, यानी एक 24 घंटे में लगभग 23.9 घंटा दिख रहा है, यानी 24 घंटे में लगभग एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो उसी कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। अब देखिए उपग्रह, चंद्रमा, सैटेलाइट, मून, जो भी बोलिए इसको, एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो हमारे ग्रह है अपने सोलर सिस्टम में, वो सूर्य के क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो उसी तरह ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह। चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, एक ही चंद्रमा है ना, वन मून ओनली। चंद्रमा, हमारा जो चंद्रमा है वो पांचवा बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है सौरमंडल का। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह तो है ही, साथ ही सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। और सेकंड की बात करें सबसे बड़े उपग्रह में तो टाइटन है, ये शनि का उपग्रह है टाइटन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। देखिए पहले बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन और भी शनि के और भी उपग्रह सामने निकल कर आए, तो अभी सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। अब पृथ्वी का व्यास देखिए, सॉरी, चंद्रमा का व्यास देखिए, पृथ्वी का सिर्फ एक चौथाई है। चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी का सिर्फ एक चौथाई है ये। अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर ये चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया था, अभी अगस्त में वो पहुंचने वाला है। अगस्त 2023 में ये पहुंच जाएगा चंद्रयान 3। साथ साथ अभी आपको न्यूज मिला होगा कि रूस ने भी अपना लूना 25 छोड़ दिया है, वो भी साउथ पोल पे उतरने के प्रयास में है। दोनों में से जो पहले उतर जाएगा वो इतिहास रच देगा। अगर हमारी चंद्रयान, अगर लूना फेल हो जाता है रूस का, तो अगर और हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हो जाता है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा हमारा। हमारा सबसे पहला होगा, क्योंकि अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं उतरा है। जो भी उतरा है उसका इक्वेटोरियल प्लेस पे उतरता है। दक्षिणी ध्रुव में क्या है कि अभी कभी उस पर लाइट पहुंचता नहीं, वो हमेशा अंधकारमय क्षेत्र है, इसलिए अभी तक वहां पे कोई स्पेसक्राफ्ट उतर नहीं पाया। अगर चंद्रयान 3 सक्सेस हो जाता है तो हम इतिहास रच देंगे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में लगाता है, और इतने समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी अपना घूर्णन और परिक्रमण दोनों लगभग 27 दिन में कर लेता है। इसी कारण क्या होता है, चंद्रमा से पृथ्वी का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसका दूसरा क्षेत्र हम देख ही नहीं पाते हैं कभी, है ना। चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग हमें दिखाई देता है, वही भाग हमेशा दिखता है हमें। दूसरी ओर जो है वो हमने आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो उसी स्पीड में रोटेशन भी कर लेता है, उसी अक्ष, अपने अक्ष पे घूम भी जाता है और परिक्रमण भी कर लेता है। यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में पृथ्वी से ज्यादा निकट है, इसलिए बड़ा दिखता है। ये तो कॉमन सी बात है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, पृथ्वी का 1/6। यानी पृथ्वी पर जो हमारा भार है, अगर हम चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे तो हमारा भार उसका 1/6 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे 60 किलो के हैं, तो चंद्रमा पर अगर हम पहुंच गए तो हमारा भार कितना हो जाएगा, 10 किलो, 1/6 हो जाएगा उसका। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ हवा नहीं है, आपको पता ही है, यहाँ एयर नहीं है, आप बात नहीं कर सकते हैं। हमारी बात को एक कान से दूसरे कान तक पहुंचने के लिए क्या है, एयर के थ्रू जाती है। यहाँ पे एयर है ही नहीं, तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ होंठ हिलते हुए दिखेंगे। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हैं। वो जो बोलते हैं चंद्रमा पे दाग लगा हुआ है, दाग वाग कुछ नहीं है, वो गड्ढा है ना। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जीवाश्म ग्रह यानी फॉसिल्स प्लैनेट भी कहते हैं। ये ग्रह है नहीं, ये है उपग्रह, लेकिन इसको बोला जाता है जीवाश्म ग्रह, ठीक है। सेलेनोलॉजी मतलब चंद्रमा का अध्ययन, ये टर्म भी याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछ दिया आपको फॉसिल प्लैनेट कौन सा है, तो आप ऑटोमेटिक ग्रह पे मार देंगे, कोई भी जो भी ग्रह का नाम दिया रहेगा, लेकिन नहीं, चंद्रमा को फॉसिल्स प्लैनेट बोलते हैं। अब चलते हैं उपग्रह देखते हैं, दो तरह के क्या क्या कैसे उपग्रह हैं। एक है प्राकृतिक उपग्रह
यानी नेचुरल सैटेलाइट, एक है मानव निर्मित जो हमने बनाया है, वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह अपना कौन सा है? चंद्रमा है। और भी बृहस्पति के कौन सा था? गैनीमेड देखा था, उसके बाद टाइटन देखा था, किसका? शनि का। उसी तरह IRS है, एडुसेट है, इनसेट है, ये सब क्या है? मानव निर्मित उपग्रह है ना, जो हम अपने संचार के लिए, अपने मानचित्रण के लिए, सब के लिए भेजते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, हमने प्राकृतिक उपग्रह के बारे में तो देख लिया, मानव निर्मित उपग्रह के बारे में देखते हैं। यह एक कृत्रिम पिंड है, यानी आर्टिफिशियल बॉडी है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा संचार के लिए निर्मित किया जाता है। यानी हमारे जो उपग्रह हैं वो कम्युनिकेशन के लिए है ही, ऊपर से हमें ब्रह्मांड के जो कुछ अनसुलझे रहस्य हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बनाया गया है। इसको रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, और वहां से हम इसको संचालित कर लेते हैं। अब कुछ उपग्रह को देखते हैं, एग्जाम्पल्स, जैसे इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। देखिए इसका फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, काम आएगा। इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसमें ओशन सेट है, क्वाटो सेट है, रिसोर्स सेट है। जैसे कि काटो सेट, ये मानचित्र के लिए यूज हुआ जाता है। ओशन सेट, ये महासागर के लिए यूज होता है। रिसोर्स सेट, ये हमारे खनिज संसाधन का पता लगाता है। IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, नौवहन के लिए। एडुसेट, एजुकेशनल सैटेलाइट, ये शिक्षा क्षेत्र में यूज होता है। अब एक अंतरिक्ष एजेंसी जो आपको इसरो, अभी इसरो बहुत ही हाईलाइट है क्योंकि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये सब इन्होंने हाल फिलहाल में ही छोड़ा है, इसका मिशन रहा है। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसी तरह अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जैसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। इस तरह जापान का है जाक्सा, रूस का रोसकोसमोस। अब यहाँ अंतरिक्ष एजेंसी की बात करते हैं, थोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपोलो मिशन, अपोलो 11 मिशन। ये इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये 20 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा कहां की है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यही वो मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये तीनों पहुंचे थे चंद्रमा पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने चंद्रमा पे कदम रखा था। दूसरे कौन से हैं? बज एल्ड्रिन, इन्होंने सेकंड कदम रखा था। ठीक है, अब देखिए भारत का मिशन अगर देखें तो चंद्रयान 1 2008 में भेजा था। ये मिशन असफल रहा था, लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पानी की खोज को इसने प्रूफ दिया था इसने कि चंद्रमा पर पानी है। ठीक है, नासा ने यह बात कंफर्म किया है। चंद्रयान 2 2019 में छोड़ा गया था, मार्क 3 से, GSLV मार्क 3 से छोड़ा गया था। इसमें क्या था? ऑर्बिटर भेजा गया था, लैंडर, रोवर, तीनों भेजा गया था। तो ऑर्बिटर तो काम कर रहा है अभी भी। लैंडर, रोवर, यानी लैंडर के यहाँ क्रैश लैंडिंग हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पे लैंडर खराब हो गया। विक्रम नाम से लैंडर भेजा गया था और इससे एक रोवर निकलता प्रज्ञान, जो कि चंद्रमा का मुआयना करने वाला था, लेकिन ये दोनों असफल हो गए। लेकिन ऑर्बिटर काम कर रहा है अभी भी। अब बात करते हैं मंगल की, यानी मार्स। मार्स, इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल कलर का दिख रहा है, ये देखिए लाल कलर का दिख रहा है। तो इसके दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डिमोस। इसरो ने मंगल पे मिशन भी भेजा था। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने मंगल पे जो मिशन भेजा था उसको कहा जाता है मॉम, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये मंगलयान भेजा गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा था। किससे भेजा गया था? किस रॉकेट से? तो PSLV C-25 द्वारा ये भेजा गया था। अब मंगलयान 2 भेजने की भी प्लानिंग हो रही है, 2024 में भेजा जाएगा इसको GSLV Mk3 के द्वारा। नासा ने भी भेजा था। नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? ये है नासा USA की। इसने हाल फिलहाल में भेजा था परसेवरेंस रोवर, ये 2020 में भेजा गया था, वहां के मिट्टी की जांच के लिए, वहां रिसर्च करने के लिए। ठीक है, लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह जो है, ये पृथ्वी और शुक्र से भी छोटा है। पृथ्वी से भी छोटा है और शुक्र से भी छोटा है, परंतु इसमें बहुत सारी विचित्र विचित्र आकृतियां पाई जाती है। इसमें बहुत बड़े आकार के ज्वालामुखी है, इसमें से तो कुछ ज्वालामुखी की ऊंचाई 28 किलोमीटर से भी अधिक है। एक बड़े कैनियन है जो पूर्वी गोलार्ध में फैली हुई है, इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है।
इस ग्रह पर जो है पानी के भी संकेत मिले हैं। कहा जाता है कि यहाँ पानी पाया जाता था, पहले पानी हुआ करता था। ठीक है। अब आते हैं हम बाह्य ग्रहों पर। बाह्य ग्रहों में कौन कौन सा है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है यानी यूरेनस, और वरुण यानी नेपच्यून। ये सब बाह्य ग्रह में आते हैं। तो बाह्य ग्रह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये दिख रहा है आपको जुपिटर, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देख लीजिए, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे विंटर ग्रह भी कहते हैं, विंटर प्लैनेट। इसे वैक्यूम ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड। ये बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, साथ ही सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। यहां चंद्रमा की कुल संख्या यानी इसके सैटेलाइट की कुल संख्या है 79। कितना है? 79। ये अपने घूर्णन जो है यानी अपने अक्ष पे जो घूमता है, जिससे दिन और रात होते हैं, 9.9 घंटे में कर लेता है। मतलब लगभग 10 घंटे में पूरा कर लेता है। ये सबसे कम समय लगता है इसको, सारे प्लैनेट्स में सबसे कम समय यही लेता है अपने अक्ष पे घूर्णन करने में। यानी हमारे पृथ्वी पर कितना लगता है? 24 घंटे का टाइम लगता है दिन रात होने में। यहाँ पे 10 घंटे में दिन रात हो जाएगा। अब परिक्रमा की बात करें तो यानी सूर्य की जो परिक्रमा करता है ये, इसको लगता है 11.9 साल। ठीक है, मतलब लगभग 12 साल के लगभग इसको लग जाता है बृहस्पति को। इसको देवताओं का ग्रह भी कहते हैं बृहस्पति को। अब बृहस्पति का अधिकतर भाग क्या है? गैस से बना हुआ है, गैस और तरल पदार्थ से बना हुआ है इसका अधिकतर भाग। यहाँ पे एक तूफान उठा हुआ है जो कि 300-400 सालों से उठा हुआ है, जिसका आकार पृथ्वी से भी बड़ा है। इतना बड़ा तूफान है यहाँ पे चल रहा है। इस पे रिसर्च किया जा रहा है, 200 सालों से लगभग रिसर्च हो रहा है उस पे। तूफान लगातार उठा हुआ ही है। ये जो यहाँ पे जो आपको रेड स्पॉट दिखेगा, ये जगह है, इस पे देखने से मिल जाएगा आपको, रेड स्पॉट बोलते हैं उसको। यहाँ जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये रेड स्पॉट है। ये रेड स्पॉट कुछ और नहीं, यहाँ पे उठा हुआ तूफान है। ठीक है। एक बात और, ये बृहस्पति का जो आयतन है ये पृथ्वी के आयतन की तुलना में 1300 गुना अधिक है। कितना? 1300 गुना अधिक है। 1300 गुना मतलब 1300 पृथ्वी इसमें समा सकता है, इतना बड़ा है ये। ठीक है। अब शनि को देखते हैं यानी सैटर्न। ये सेकंड बड़ा ग्रह है। सेकंड बड़ा मतलब बृहस्पति के बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 82 है, यानी सबसे ज्यादा उपग्रह इसी ग्रह के पास है, 82। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का टाइटन। ये सौरमंडल का भी सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? हमने पीछे ही देखा था, गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का था। वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह था ही, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह था। सेकंड लार्जेस्ट में कौन आ जाएगा? टाइटन। टाइटन। आप लोगों ने एवेंजर मूवी देखा है? उसमें जो थैनोस जहां पे रहता था वो टाइटन, वहां पे दिखाया गया कि टाइटन पे ही रहता था, वो टाइटन का ही निवासी था। अगर आप सुपर हीरो मूवी देखते हैं तो आपको पता होगा। अब आते हैं वापस शनि पे। इसके चारों ओर वलय यानी छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। इसको वलय बोलिए या छल्ले बोलिए या रिंग्स बोलिए। ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब छल्ला, ये सब पाया जाता है। ये किसका बना होता है? धूल और बर्फ का बना हुआ है। ये एक्चुअली बृहस्पति, ये छल्ले जो है बृहस्पति और यूरेनस में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है। शनि का छल्ला विजिबल है। ठीक है। इसकी संख्या कितनी है छल्लों की? 7। यूरेनस के बारे में देखते हैं। यूरेनस क्या है? थर्ड बड़ा ग्रह है। यूरेनस थर्ड बड़ा ग्रह है। इसको अरुण भी बोलते हैं हिंदी में, अरुण। पृथ्वी से कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। घूर्णन कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम यानी शुक्र के समान। शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाद बाकी जो पृथ्वी है और बृहस्पति है और सभी जो ग्रह हैं, वो क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अक्ष पे इतना झुका हुआ है कि लग रहा है कि लेटा हुआ है, घिसट घिसट कर चल रहा है। ठीक है। हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण में मीथेन बहुत ज्यादा है, इसलिए। नेपच्यून को देखते हैं, यानी नेपच्यून को क्या वरुण भी बोलते हैं। अब क्या है? ये यूरेनस के समान ही है। यूरेनस का जुड़वां भी बोलते हैं इसको, ट्विन्स ऑफ यूरेनस। ठीक है। इसकी परिक्रमण अवधि यानी सूर्य का जो ये चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 164 साल लगते हैं। यानी सबसे ज्यादा समय परिक्रमा करने में यही लेता है। कौन सा ग्रह लेता है? नेपच्यून। ये हमें याद रखना है, 164 साल। ठीक है।
अब आते हैं प्लूटो पे। प्लूटो बेचारा, इसको ग्रह की श्रेणी से भगा दिया गया है। पहले ये ग्रह में काउंट होता था, आजकल बौना ग्रह हो गया है ये। ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट में डाल दिया गया है। क्यों, देखते हैं आगे। अब प्लूटो, इसकी खोज जो की थी वो टाम्बो ने की थी, साइंटिस्ट थे टाम्बो। अब क्या हुआ कि 2006 में, यानी अगस्त 2006 में AIAU का बैठक हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, यो छूट गया है, खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका सम्मेलन हुआ कहां, प्राग में। प्राग कहां की राजधानी है, चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक का कैपिटल कौन है, प्राग। प्राग में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। इसमें क्या किया, प्लूटो को ग्रहों के समूह से बाहर निकालकर बौने ग्रह में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट में। बोला भैया तू निकल यहां से, तू बहुत गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है, सबसे पहली बात तो ग्रह होने के लिए चाहिए गोल एकदम, सूर्य की परिक्रमा करता हो और दूसरे ग्रह की कक्षा ना काटे। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया इसको, ये चंद्रमा से भी छोटा है, हमारा चंद्रमा जो है, पृथ्वी का चंद्रमा, इससे भी छोटा है ये। इसका कक्षा वृत्ताकार नहीं है, और नेपच्यून की कक्षा को काट कर चलता था, ये नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। मतलब इसलिए इसको क्या किया, बोला नहीं भाई तू ग्रह नहीं है, तू बाहर निकल। इसको बाहर निकाल दिया गया। अब ये क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौना ग्रह। अन्य बौने ग्रह को भी देखते हैं, अगर पूछा जाए कि अन्य बौने ग्रह का नाम क्या क्या है, तो एक है सेरस, इसका खोज किया था पियाजी ने। दूसरा है इरिस, तीसरा है चेरोन। इरिस को 2003 UB313 भी बोला जाता है, ये उसका दूसरा नाम भी है। तो सेरस, इरिस, चेरोन, प्लूटो, ये सब क्या हुआ, ड्वार्फ प्लेनेट में आता है, मतलब बौने ग्रह में। समझ गए। अब हम देखेंगे लघु सौरमंडलीय पिंड, छोटे छोटे पिंड कौन कौन से। ये सब हमने तो बड़ा बड़ा सारा देख लिया, गैलेक्सी देख लिया, यूनिवर्स देख लिया, सौरमंडल देख लिया अपना, उसमें सारे प्लैनेट्स देख लिए। अब हमारे सौरमंडल में क्या है कि छोटे छोटे पिंड भी पाए जाते हैं, अब उनको पढ़ेंगे हम। उनमें एक है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है उल्का, तीसरा है धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉयड या प्लेनेटॉइड्स भी बोलते हैं, उल्का को मेटियोर से मेट्रोइड्स भी बोलते हैं, और धूमकेतु यानी कॉमेट्स, धूमकेतु को ही पुच्छल तारा बोला जाता है। आगे देखेंगे इसको पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं तब क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। हमने बात की थी पहले भी कि इन्हें मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में पाया जाता है। ये मंगल, यहां देखिए, अब दिख रहा होगा आपको यहां पे, ये जो है हमारा सूर्य है यहां पे, है ना। इसके इधर आपका क्या है, ये मंगल का कक्षा है, ये मंगल है, ये जो है मंगल का है यहाँ पे, और ये बृहस्पति, इन दोनों के बीच यहाँ दिख रहा है, इन दोनों के बीच यहाँ पे कंकड़ पत्थर जैसा ये दिख रहा है ना, यही है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, यही है क्षुद्र ग्रह का पट्टी, इन दोनों ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, माइनर प्लेनेट। देखिए प्लेनेट बोला गया है तो इसका मतलब ये प्लेनेट नहीं है, इन्हें माइनर प्लेनेट बोला गया है। ठीक है, छोटे छोटे ग्रह है इसमें, सॉरी ग्रह तो नहीं है, छोटे छोटे पिंड है ये, तो माइनर प्लेनेट बोला जाता है। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। ये ग्रह के ही भाग है जो बहुत पहले विस्फोट में टूट गए हैं, ग्रहों से अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये चारों तरफ सूर्य का चक्कर ये भी लगाते हैं। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट हमने समझ ही गए होंगे, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे पिंडों यानी मलबों की एक बेल्ट यानी पट्टी पाई जाती है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। फेल टू असेंबल इनटू प्लैनेट, मतलब ये टूटकर एक प्लेनेट नहीं बन पाए, फेल्ड हो गए, तो उन्हीं के तरफ जो चारों ओर चक्कर लगाते रह गए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, मेटियोर्स या मेट्रोइड्स, उल्का या उल्का पिंड, इनको देखते हैं। अब देखिए इन्हें शूटिंग स्टार भी कहते हैं। आपने देखा होगा रात में तारा टूटता हुआ दिखता है, छोटा सा एकदम लाइन आता है और गायब हो जाता है। हम लोग बोलते हैं विश करो कुछ मांगो मिल जाएगा, शूटिंग स्टार उसी को बोलते हैं। अब ये नाम से तो दिख रहा है शूटिंग स्टार, स्टार है नहीं। स्टार क्या है, स्टार का अपना प्रकाश, अपना ऊर्जा होता है, इसका कोई नहीं है ऐसा अपना प्रकाश ऊर्जा, ऐसा नहीं है ये वायुमंडल में, जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो उसके घर्षण के कारण क्या होते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, तो शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको भी रात में दिखेगा तो विश मांगना, देखना काम करता है कि नहीं करता है, काम करेगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, हम भी देखेंगे। इसे याद आया थोड़ा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे हम। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। तो मेटेरॉइड्स या मेटियोर्स को क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट में क्षुद्र ग्रहों के आपस में टकराने से ये पत्थर के छोटे छोटे पिंडों का निर्माण होता है जो पृथ्वी की सतह की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। हमने एस्टेरॉइड बेल्ट देख लिया है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में छोटे छोटे टुकड़े मलबे पिंड पाए जाते हैं। अब ये पिंड क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं तो बाहर आ जाते हैं। बाहर जब आ जाते हैं तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जब ये खींचे चले आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, कुछ तो जल जाते हैं, कुछ नहीं भी जलते हैं। जैसे मेटियोर्स, ये क्या होता है? छोटे छोटे हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण के कारण क्या होते हैं? गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। वही शूटिंग स्टार, टूटता तारा, वो दिख जाता है हमें। अब एक होता है मेट्रोइड्स, ये बड़े आकार के होते हैं। ये पूरी तरह भी ना जले पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर क्या होते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में। ये लोनार झील जो है, ये उल्का पिंड के गिरने से ही बना है ये। ठीक है, मेट्रोइड्स के गिरने के कारण ही बना है। वहां पे बड़ा गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया, वो एक झील का रूप ले लिया। तो लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये किससे बना है? उल्का पिंड से। ठीक है। अब चलते हैं आगे धूमकेतु की ओर। धूमकेतु को देखते हैं, क्या है भाई ये धूमकेतु? धूमकेतु यानी कॉमेट्स, इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। अब देखिए, सौर मंडल के छोर पर गैसों और धूल से बने अरबों पिंड विद्यमान है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। देखिए, इसका कक्षा कैसा होता है? अंडाकार शेप का होता है, इलोंगेटेड इलिप्सिस होता है। बहुत ही शानदार स्पेक्टिकुलर होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कब किधर चला जाए पता नहीं चल पाता है। ये केवल तभी दिखता है जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होता है। जब सूर्य की ओर ट्रेवल करता है तब ये दिखता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसके गैस को चमकीला बना देती है। इसीलिए क्या होता है, ये पूंछ की तरह, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर जाती दिखती है, पूंछ दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। अब एक पुच्छल तारा बहुत फेमस है, हेली। हेलू धूमकेतु, हेली पुच्छल तारा बोलिए, हेली धूमकेतु, हेलिस कॉमेट। ये क्या है? 1986 में दिखा था। अब ये 76 साल के बाद परिक्रमा करके फिर पहुंचेगा। इसका परिक्रमण काल ही है 76 साल। तो अब ये 262 में दिख सकता है। अगर हम जिंदा रहे तो जरूर देखेंगे, उससे पहले कुछ हो गया तो फिर चलो भाई, नहीं देख पाएंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत मजेदार लगे होंगे। तो प्लीज इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इनमें कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, और इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।